हेलो एवरीवन, वेलकम टू LSIS लॉ स्कॉलर इंडिपेंडेंट सोसाइटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हिंदी की प्रतियोगितात्मक कक्षा के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने शब्द भेद के अंतर्गत रचना के आधार पर शब्दों को जाना। आज उत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेदों में तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, देशी शब्द और संकर शब्द आते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं। तो तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए। संस्कृत भाषा से जिन शब्दों को हम ज्यों का त्यों उठा लेते हैं वे सभी शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे भूमि, प्रथम, राष्ट्र, ये सारे शब्द संस्कृत के शब्द हैं जिनका हम ज्यों का त्यों उपयोग हिंदी भाषा में भी करते हैं। तो ये सारे तत्सम शब्द कहलाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं हम तद्भव शब्दों की। तो तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से आए शब्दों से उत्पन्न हुए होते हैं। ठीक है, वे सारे शब्द जो संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया है, वे सभी शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कि काम है, आम है, बरस है, माँ है, ये सारे सब तद्भव शब्द हैं। ठीक है, जैसे आम को संस्कृत में क्या कहते हैं? आम्र कहते हैं, तो वो तत्सम हो गया, उसका तद्भव क्या हो गया? आम, है ना। जैसे वर्ष का क्या हो गया? बरस, है ना। मात्र का माँ, यही सब है। ठीक है, तो ये तत्सम थे और उनका तद्भव हो गया हिंदी में। ठीक है, हिंदी की प्रकृति के अनुरूप संस्कृत के शब्दों को डाल लिया गया। ठीक है, और ये संस्कृत से ही उत्पन्न हुए हैं। ठीक, ये सभी हो गए तद्भव। अब बात करते हैं आगत या विदेशी, जिसे कहते हैं विदेशी शब्द, देशी शब्द तथा संकर शब्द। तो विदेशी शब्द किन्हें कहते हैं? जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं। ठीक है, आगत मैंने शब्द में भी पढ़ाया था, शब्द के और वर्ण के भेदों में भी आगत, जो लिए गए हों दूसरी भाषा से। ठीक है, तो आगत शब्द या विदेशी शब्द उन्हें ही कहा जाएगा जो दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं हिंदी भाषा में। ठीक है, जैसे कि क्या? कैंची है, बटन है, तोप है, कागज़ है, ये सब अंग्रेजी या फारसी या उर्दू, इन सब भाषाओं से लिए गए शब्द हैं, तो ये विदेशी शब्द कहलाएंगे। ठीक, कुछ शब्द ज्यों के त्यों ही ले लिए जाते हैं, जैसे दूसरी भाषा में है वे उसी प्रकार वही शब्द हम हिंदी भाषा में उनका उपयोग करते हैं। जैसे कागज़ है, ऑफिस है। ठीक है, ऑफिस इंग्लिश भाषा का है ना। तो ये सब वैसे का वैसा ही उठा लिया गया है। कुछ को हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया है। ठीक है, कुछ विदेशी शब्दों को हिंदी की प्रकृति के अनुसार ढाल लिया गया है। जैसे ज़मीन है, त्रासदी है, इन सबको क्या किया है? हिंदी के अनुसार ढाल लिया गया है। अब बात करते हैं देशी की। तो देशी, आपको नाम से पता चल रहा है देशी कौन से होंगे? स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द, है ना। जो देश के अलग अलग स्थानों पे अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं या उपभाषाएं जो बोली जाती हैं, उनके जो क्षेत्रीय शब्द होते हैं वे सारे शब्द देशी शब्द कहलाएंगे। ठीक है, जैसे ढूंढना है, खाट है, ये सारे शब्द कैसे हो गए? देशी शब्द हो गए। अब हम बात करते हैं संकर शब्दों की। तो संकर शब्दों के अंतर्गत कौन से शब्द आएंगे? संकर का अर्थ होता है दो चीज़ों से मिला हुआ, मिश्रण। तो दो भाषाओं के मिश्रण से बना शब्द। ठीक है, जब दो भाषाओं के मिश्रण से जो शब्द बने हैं वे सारे शब्द क्या कहलाएंगे? संकर। ठीक, जैसे हम क्या देखते हैं? रेलगाड़ी। तो रेल क्या है? इंग्लिश का, अंग्रेजी का शब्द है, और गाड़ी क्या है? हिंदी का शब्द है। तो रेलगाड़ी जो शब्द बना वो कैसा शब्द हो गया? संकर शब्द हो गया। ठीक है, अब बात कर जैसे जांच करता है, जांच करता, तो जांच हो गया हिंदी का शब्द और कर्ता हो गया
संस्कृत का शब्द। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया संकर। ठीक है, इसे हम कहेंगे संकर शब्द। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, आगत या विदेशी, जिन्हें कहते हैं देशी, और संकर शब्दों को जाना। अब हम जानते हैं कि अर्थ के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं। तो अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थी, ठीक है, ये सब शब्द होते हैं। तो इनका अर्थ क्या होता है, इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले जानते हैं, चलिए, एकार्थी और अनेकार्थी किसे कहते हैं। जिस प्रकार से नाम से ही हमको पता चल रहा है, एक आर्थी, तो ऐसे शब्द जो देखने में एक दूसरे के पर्याय लगते हैं लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता होती है। ठीक है, या ये कह सकते हैं उनका एक अकेला ही अर्थ होता है, उस शब्द का दूसरा अर्थ नहीं होगा। ठीक है, तो वो एकार्थी कहलाएंगे। जैसे ईर्ष्या और द्वेष, इनकी बात करें तो ऐसा लगता है कि जैसे ये एक ही हों, पर्यायवाची शब्द हों। ठीक है, इनका मतलब एक ही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ईर्ष्या का एक अलग मतलब होता है, द्वेष का एक अलग मतलब होता है। ठीक, ईर्ष्या का मतलब होता है दूसरों की उन्नति देखकर जो मन में जलन होती है, वो ईर्ष्या कहलाती है। ठीक, वो क्या कहलाएगी, ईर्ष्या। और द्वेष क्या हो गया, जो शत्रुता का भाव मन में जो पैदा हो, किसी से शत्रुता का भाव, तो वो द्वेष कहलाएगा। तो ईर्ष्या और द्वेष में ये इतना बड़ा अंतर होता है, लेकिन कई बार लगता है लोगों को कि ईर्ष्या और द्वेष एक ही अर्थ को दर्शाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं अनेकार्थी की। तो अनेकार्थी से तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। ठीक है, तो अनेकार्थी शब्द कहलाएंगे। ठीक, जैसे कनक को लेते हैं हम, तो कनक शब्द का अर्थ एक सोना भी होता है, गेहूं होता है, धतूरा होता है, कई अर्थ निकल के आते हैं। तो जहाँ पे जिस प्रकार से हमें उपयोग करना है, हम कनक का उस प्रकार से उस जगह पे उपयोग करते हैं। जहाँ हमको सोना को दर्शाना होगा, वहाँ कनक का उपयोग सोने के रूप में होगा, और जहाँ गेहूं दर्शाना होगा, वहाँ कनक का उपयोग उस हिसाब से होगा। ठीक है ना। आपने ये भी सुना होगा, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। तो वहाँ पे एक जगह सोना और एक जगह धतूरा, इसका अर्थ निकल के आता है। ठीक, तो ये अनेकार्थी शब्द हो गया। ठीक है, जिसके अलग अलग अर्थ होते हैं, एक ही शब्द के कई अर्थ। ठीक है, ऐसे ही जैसे कुल को देखते हैं, कुल जो शब्द है, तो कुल के अंतर्गत क्या आ गया, जैसे एक कुल का अंत होता है सब कुछ है ना, कुल। एक हो गया वंश, जो कुल को दर्शाता है। ठीक है, या घर के रूप में भी कुल का उपयोग होता है। ठीक, तो कुल भी अनेकार्थी शब्द हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब पर्यायवाची और विपरीतार्थी। ठीक है, पर्यायवाची और विपरीतार्थी। तो पर्यायवाची से तो आप लोग पहले से ही परिचित होंगे, कई लोग। वे सभी शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, वे शब्द जो समान अर्थ प्रकट करें, तो ये सभी शब्द क्या कहलाएंगे, पर्यायवाची। इनको हम समानार्थी नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि एक समान अर्थ प्रकट करने वाले होते हैं। ठीक है, पर्याय होते हैं एक दूसरे के, तो पर्यायवाची कहलाते हैं, या समानार्थी भी इन्हें कह सकते हैं। ठीक है, अगर परीक्षा में पर्यायवाची की जगह समानार्थी आ जाए तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। समानार्थी का अर्थ भी पर्यायवाची शब्द से ही होता है। ठीक है, जैसे अगर सूर्य का कहा जाए कि सूर्य के समानार्थी शब्द बताओ, तो आप पर्यायवाची अगर आपने पढ़ रखा है तो वही समानार्थी भी वही होता है जो पर्यायवाची होता है। ठीक है, उसी को समानार्थी भी कहेंगे और पर्यायवाची भी। तो सूर्य के जैसे क्या हो गए, रवि है, सूरज है, भास्कर है, आदित्य है, ये सभी क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। रवि का अर्थ भी सूरज ही होगा, सूर्य ही होगा, भास्कर होगा, है ना। एक ही चीज को अलग अलग नामों से दर्शाना, तो वो पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, अर्थ एक ही होगा। ठीक,
पर्वत है तो भूधर, पहाड़, शैल, गिरि। ठीक है, पर्वत को ही दर्शाएंगे, पहाड़ पर्वत एक ही चीज़, भूधर शैल एक ही चीज़। ठीक है ना, अर्थ एक ही रहेगा, बस उनको कहने का जो तरीका है, जो शब्दों का चयन है वो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं विपरीतार्थी। विपरीतार्थी अर्थात विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द है ना, या विलोम शब्द भी जिन्हें हम कहते हैं। ठीक, तो विलोम शब्द आ जाए या उसकी जगह विपरीतार्थी आ जाए तो एक ही मतलब होगा। ठीक है, जो एक दूसरे का अपोजिट, विलोम। तो प्रश्न का अगर विलोम पूछा जाए या विपरीतार्थी शब्द पूछा जाए, क्या उत्तर। ठीक, अमृत का क्या, विष। ठीक है ना, सम्मान का अपमान। ठीक, आदर का अनादर या निरादर। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए विपरीतार्थी शब्द। ठीक है, तो आशा है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में इन सभी के 5-5 उदाहरण लिखेंगे। ठीक है, आप सभी लोग इन सभी के 5-5 उदाहरण लिखेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे बतलाएंगे। अगर आप लोगों को कोई प्रश्न पूछना हो तो वही कमेंट बॉक्स में पूछें। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।